डॉक्टर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के यके बाद दीगरे दो खतूत जो है सामने आए हैं, क्या नया आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है? आईनी बहरान तो है, इसको ठीक होना चाहिए। मैनमेड क्राइसिस है, आपस में क्या मतलब सीटों के लिए इक़्तिदार की जो लड़ाई हो रही है, इसका अवाम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जब जहाँ पहुँच गई चीज़ें वहाँ ख़त्म हो रही है। मैं आपको नजीब मिकाती के बारे में बता रहा था, जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए ना, इस वक्त लेबनान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका टेलीकॉम बिजनेस है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और उनका टेलीकॉम बिजनेस जो है वो यमन, सूडान, सीरिया, वो इंतहाई करीब है बशार अल असद के। मैंने कहा बशार अल असद के जो पर्सनल सिक्योरिटी, पूरा सिक्योर सिस्टम, वो नजीब मिकाती, इसीलिए वो बहुत से अरब मुल्कों के करीब नहीं है। हालांकि यानी आप समझें कि साद हरेरी जितना करीब थे, रफ़ीक हरेरी करीब थे, वो इतना करीब नहीं है। उनकी जो उनका जो कारोबार है, और म्यांमार सबसे बढ़ के। अच्छा, अब म्यांमार में जो उनका काम है कोई नया नहीं है अभी का, वो 2004 से म्यांमार में मौजूद है, खामोशी से उनकी कंपनीज काम कर रही हैं। लेकिन और वो ज़्यादा जो वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके बहुत करीब रहे हैं नजीब मिकाती। तो नजीब, ये जब सारी कंपनीज वगैरह निकल गई, सब हो गया, और म्यांमार को एक सिक्योरिटी चाहिए पूरी वहाँ। और वहाँ पर ज़ाहिर है जो भी कुछ हो रहा है मैं उसमें नहीं, लेकिन चूँकि हुतीस के सूडान, आगे यमन, इधर उधर, तो सारी वहाँ पर जो टेली कम्युनिकेशन है, तो वो इसको देख रहे हैं। ये जो ये है ना दराज कॉर्नर्स का 42nd मी द मिकाती ब्रदर्स द म्यांमार कम्युनिकेशन किंग्स, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये म्यांमार के सिर्फ किंग्स नहीं है टेलीकॉम के, बल्कि वो पूरी सराउंडिंग जो है उसके, वो आसपास का पूरा जो इलाका है उसके उसको ये जो भाई हैं दोनों, इनकी कंपनी। तो नजीब मिकाती, तो मैं आपसे सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पर इवन जो बांग्लादेश और मतलब बहुत बड़ा टेलीकॉम के किंग्स हैं वहाँ पे। अच्छा, और इनकी सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त हैं। इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज हैं। यानी आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये किसी मतलब अरब टेलीकॉम का अदारा है। वो बहुत ज़बरदस्त इनकी मतलब इनकी 4G 5G के करीब इनकी जो है। एनीवे, अब ये है कि ये, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है बातें, जो मैं बात कह रहा हूँ ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अंदर दाखिल हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम दाखिल हो रहे हैं और हमें तो कोई सामने रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो एक खामोशी उस तरफ छाई हुई है, क्योंकि लेबनान के अंदर इस वक्त अमलन हुकूमत कोई नज़र नहीं आ रही। पहले मैंने आपसे कहा कभी हिजबुल्लाह होती थी, कभी उसके इनके नज़दीक, तो खाली है, तो फिर दाखिल हो के फिर करना क्या है? करना ये है कि जो 60, 70, 80 हज़ार लोग जो शुमाली इसराइल से आ गए हैं वस्ती इसराइल में और जनूबी इसराइल में, जहाँ पर, और जनूबी इसराइल में जाने का मतलब ये है कि हुतीस और इस वक्त मुख्तलिफ मुल्क जो हैं, जो मैंने कल भी बात की थी, वो खामोशी से सपोर्ट कर रहे होंगे इन फोर्सेस को, क्योंकि वो रिटेलिएशन जो है वो फिर उसमें सब आएंगे। इवन जॉर्डन, हिजबुल्लाह के मामले पे जॉर्डन, इस पे हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी पे जॉर्डन में एक डिवीज़न थी। इस वक्त जॉर्डन पूरा मुत्तहिद है लेबनान के, पूरा लेबनान के साथ करें। लेबनान है, ये एक अरब मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है जो अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ सफारत खाना है पूरी दुनिया में। लेबनान की इन्वेजन हो रही है तो उसको कोई भी दुनिया सपोर्ट नहीं कर सकती, और इसीलिए फ्रांस और बाकी मुल्क पहुँचे हुए। लेकिन एक दफ़ा वो हिजबुल्लाह रिटेलिएट करेगा। हिजबुल्लाह, ईरान, वो किस सूरत में होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होता ना वो जीत गए, वो नहीं, वो शुरू में हुआ था 2-3 हफ्ते में वो ज़ेलेंस्की जीत गए, खुश हो गए। 9/11 के बाद भी देखा हुआ है हमने, बहुत ज़बरदस्त छा गए जी, आ गए, और ये और वो सारा, और इराक में तो ऐसे नहीं होता। और अमेरिकन को पता है अच्छी तरह कि ये जो एक लॉन्ग, ये अब जो जंग छिड़ गई ना, तो आप सोचेंगे वो 82 में दाखिल हुए थे या 75 में शुरू हुई थी, तो 90 में ख़त्म हुई थी बड़ी मुश्किलों से। और उस वक्त, अब तो अपने हिजबुल्लाह की क़यादत और उधर 50,000 फ़लस्तीनी या 45,000, भाई हमास की क़यादत को तो ईरान में हिट किया, मगर उधर जो बाकी जो सिविलियंस और बच्चे, और ये तो अब एक अजीब किस्म का एक नया मशरिक़ वस्ता वहाँ से जन्म ले रहा। और पहली जो आवाज़ आई है वो आई है रशिया के वज़ीर आज़म की, जो कि तेहरान में थे। और तेहरान में रशियन गवर्नमेंट का यहाँ पे 28 मिखाइल जो मिशोस्तिन हैं, उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मसूद पशकियान के साथ हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 28
जो उनकी ऑफिशियल वो उन्होंने कहा कि हम साथ हैं आपके, और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो है ये जो है आप लेबनान के अंदर वो दाखिल ना हो। अच्छा, अब दूसरी जो बात है, मैं एक तो ये है कि देखें बहुत सारी बातों से डिसएग्री भी आदमी करता है, एग्री भी करता है बहुत सारी बातों से। उनके रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ख्यालात हैं मुसलमानों के बारे में, सब कुछ है। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है इंडिया में, सदगुरु उनकी ईशा फाउंडेशन वहाँ चलती है। अब उसको पता नहीं आज क्या हुआ है, ये बड़ा ये मोटरसाइकिल्स के ऊपर ये इन्होंने क्लाइमेट के ऊपर भी, और बड़ा मतलब बड़े एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बड़ा वो। अब उनके जनाब वो ये मैं देख रहा हूँ कि उनको 250 पुलिस वालों ने उनके घर पे, उनकी जो फाउंडेशन है 23वीं स्लाइड और 22वीं स्लाइड अगर हम दिखाएं, और ये 24वीं, तो 150 पुलिस वाले अंदर घुस गए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। 2 ख़वातीन वहाँ पे हैं, क्या है खुदा जाने क्या रौला रप्पा पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए हैं, और ये सदगुरु ये बड़ी पर्सनैलिटी है। अब वहाँ पर क्या हुआ है ये भी एक रौला रप्पा है, मतलब अगरचे कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है फॉरेन पॉलिसी के इशू से, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि वो वहाँ पर ये छापे क्यों मार दिए पुलिस ने। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो ख़वात आफ्टर फादर क्लेम्स, ये 22 फादर क्लेम्स के डॉटर्स वहाँ पे उनका अगवा कर रहे हो, तो बड़ी हाई कोर्ट ने एक बड़ा इशू उठा हुआ है। बहरहाल अच्छा, मतलब बड़ी अजीब सी बात है ये। अच्छा, लेकिन मैं आपको साथ ही बताऊँ कि अभी तो ये जंग लंबी चलेगी। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आना जो है ये बड़ी, और रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ ईरान जाना, और ये कि खामोशी, और सीरिया, और ये सारे तो पुराने के अच्छा ये सारे उन्होंने भी देखिए ना। इसराइल ने बड़ी मेहनत की, सारी ज़िंदगी उन्होंने कोई काम किया, तो ये पिछले कई सालों में हिजबुल्लाह पे किया है ना काम। तो हिजबुल्लाह ने क्या काम किया होगा, उनका भी कुछ हुआ होगा ना, उन्होंने भी कोई अपनी वर्किंग प्लान ए प्लान बी या कुछ अनसर्टिनिटी जो भी उनकी अगली क़यादत और फिर यूथ, और बस एक मामला काफ़ी मशरिक़ वस्ता का कशीदा है। सऊदी अरेबिया इसमें बहुत एक्टिवली, सऊदी अरेबिया और यूएई और ये सारे मुल्क एक साथ इस वक्त कि भाई, क्योंकि लेबनान अरब मुल्क है, और ये मैंने आपसे कहा ना कि वो जो 80 में हुआ वो आज तक हमें देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता के हिजबुल्लाह उठी वहाँ से, अब कोई और ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती है, तो वो फिर और ज़्यादा जो है वो यानी आप समझें कि वो डायलॉग से अपने आप को हटाएगी। और हमास बड़ी मुश्किलों से ये वापस आई थी 2 स्टेट सॉल्यूशन तक, लेकिन अब तो पीछे मतलब 2 स्टेट भी नहीं है, तो क्या ग्रेटर इसराइल है, पीछे क्या है, जो मैंने कल भी बात की थी। पाकिस्तान के हवाले से मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, हमारी शायद एक फ़ॉरेन पॉलिसी में, शायद मैं कोई फ़ॉरेन पॉलिसी पे शायद ही कह सकता हूँ क्योंकि सेंसिटिव इशू है, तो शायद हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी आने वाले दिनों में एक बड़ा चेंज आए उसमें, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। और वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और वो इस सूरत में हो रही है कि जो आर्मीनिया के आर्मीनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पशियां, उनकी और अर्दोगन की, रजब तैयब अर्दोगन टर्की के जो हैं, उनकी न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान। और ये तेज़ी के साथ आर्मीनिया, अज़रबैजान तो पहले ही है, और अज़रबैजान वो नगोर्नो काराबाग का जो इशू था उस पर वो जीत चुके हैं, वो सेटल हो गए। तो अब आर्मीनिया और अज़रबैजान के आपस के ताल्लुकात, और आर्मीनिया तुर्की के साथ ताल्लुकात अपने बहाल कर रहा है। हम आर्मीनिया को तुर्की की वजह से नहीं मानते। तो अगर आज की मैं अनादोलो एजेंसी देखूँ तो आर्मीनिया रेडी फॉर फुल नॉर्मलाइजेशन विद टर्की, ये टर्की की तरफ से उनका मीडिया कोट कर रहा हूँ, 33rd स्लाइड। तो ये जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए हो रही है, और ये कि 30th फिर डेली सभा, आर्मीनिया मस्ट फुल नॉर्मलाइजेशन विद टर्की, ठीक है। तो फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ टर्की की तरफ अगर आर्मीनिया जा रहा है, तो इसका हम तो देखें टर्की की वजह से, टर्की हमारा ब्रादर मुल्क, अज़रबैजान हमारा ब्रादर मुल्क, अगर अज़रबैजान आर्मीनिया, और ज़ाहिर है कि जो इशू रिजॉल्व हो गया, उस आर्मीनिया ने जिन टोकरों में अपने अंडे डाले हुए थे ज़ेलेंस्की साहब की तरह,
या भी नेतन्याहू भी आगे भी शुरू है खेल। अभी मैंने आपसे कहा ना कि इस खेल का खात्मा कहाँ होता है मैं नहीं जानता, जितनी जल्दी होगा, लेकिन शायद साल हो रहा है, एक साल हो रहा है गज़ा के अंदर इसराइल ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर सका, कि कहीं जाते हैं तो धमाका होता है, फिर वापस जाते हैं तो ब्लास्ट होता है, तो वापस 1 साल। ये लेबनान है। अच्छा, तो बात ये सारी, ये देखें ना, आज 7 अक्टूबर को साल हो जाएगा। 1 साल से बमबारी हो रही है गजा पे, 1 साल से, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन नहीं हो पा रही। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पूरी सूरत हाल में तो एक तो ये ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे मुझे नहीं पता खुद। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि नजीम अकाती के बिजनेसेस पे ये आगे जाके डिस्कस होगा, ये मामला आएगा कि ये पूरे इस खत्ते में जितनी टेलीकॉम की जो पैरेलल कम्युनिकेशन थी, जहाँ पे वेस्ट नहीं दाखिल हो पा रहा, तो वो किसके पास है? वो नजीब अकाती के पास है। वो सीरिया के ज़्यादा करीब है देन अरब, वो ट्रैवल भी कम करते हैं, और म्यांमार में है। और यहाँ से ये मैं इंफॉर्मेशन के बेस पे बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी ये डेटा सारा जो है, ये जाहिर है कि कंपनी का जो जहाँ पे सीरिया में हो या लेबनान में, जहाँ पर भी इनके हेडक्वार्टर्स हैं, तो वो सारा जो है वहीं पे म्यांमार के साथ उनके ताल्लुकात हैं। अच्छा, इसमें जो है वो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज टेलीफोन किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेतन्याहू को, और उनका कहा कि दुनिया में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है और हम आपके साथ हैं। अभी तक इस सारे वाक़े में मैंने आपसे कहा ना कि अमेरिका सीज़ फायर करना है, कैसे जाना है, फ्रांस, अमेरिका, बाकी मुल्क, मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पूरे सिचुएशन में इस मरहले पे खामोश रहता है कि हम पीस की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, यहाँ तो चल जाता है, लेकिन एक होता है बिल्कुल अब एक साइड लें पूरी दुनिया, चलें उनकी फॉरेन पॉलिसी वो जाने। लेकिन एक उन्होंने नेतन्याहू से बात किया, जो बड़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड बात थी। और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी बात ये कि जो उनके आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी कहा कि इसराइल ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और उन्होंने जो है वो चाइना के साथ हमें टेक्नोलॉजी का शेयर कम करना चाहिए। इंडिया की तरफ से बात हुई और बड़ी मुनासिब बात हुई है कि टेक्नोलॉजी का शेयर हमें कम करना चाहिए उनके साथ, जो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन ये है कि ये तो कब होगा, ये कैसे होगा? ये जो लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ का कोई मुझे मतलब बता दे। डी कपलिंग, कपल और डी कपलिंग, मतलब कैसे मतलब है कि बहरहाल कैसे डी कपलिंग आज की दुनिया में, कैसे डी कपलिंग और इस तरह के जो लफ्ज़ आ जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो वो जो है वो कह रहे हैं कि हमें इन्हिसार कम करना होगा मुस्तक़बिल में चाइना के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे, और हमें आगे खुद बढ़ना होगा। ये बात मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है कि भाई अब टेलीकॉम कैसा होगा, अब ये कि जो भी कुछ हुआ है वहाँ पे, तो देखें कि अब ये ग्राउंड इन्वेजन होती है तो उसके नतीजे में क्या इसराइल करता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हिजबुल्लाह को ख़त्म करना, लेबनान को ऑक्यूपाई करना, इसराइल के लोग ऊपर शिफ्ट करवाना, सारे 60-70 हज़ार जो नॉर्थ में उनको लेके जाके आबाद कर देना, क्या ये मुमकिन होगा? जी।